चलो तो फॉरेन एक्सचेंज को समझते हैं। एक बात बता दूँ, आपका जो फॉरेन एक्सचेंज चैप्टर है बाबू, वो आपका इन टोटल 4 पार्ट में बटा हुआ है। पहले मैं चारों पार्ट यहाँ पे आप लोगों के लिए मेंशन कर देता हूँ। पहला पार्ट में हम लोग समझेंगे फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है, ठीक है? और फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है वो समझेंगे। सेकंड पार्ट में हम लोग समझेंगे कि फॉरेन एक्सचेंज के टाइप्स क्या होते हैं, राइट? कि मतलब कैसे हम लोग फॉरेन एक्सचेंज रेट निकाल सकते हैं। वेज क्या है, टाइप्स के बदले अच्छा वर्ड क्या होना चाहिए? वेज। हाउ टू फाइंड आउट फॉरेन एक्सचेंज, राइट? फिर उसका थर्ड स्टेप में हम लोग समझेंगे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होता है। और फाइनल लास्ट में हम लोग समझेंगे कि इंक्रीज डिक्रीज यानी क्यों हम डिमांड या फिर सप्लाई करते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट का, राइट? तो चलिए इन सभी चीज़ों को हमें समझना है। एक एक करके शुरू करते हैं। सर यहाँ पे पहले से चीज़ें लिखी हुई हैं। बेटा ये लिखी नहीं हुई हैं, एक्चुअली मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था और मैंने नोटिस करा कि माइक लगाया ही नहीं है मैंने। इस बार चेक कर लेता हूँ, माइक तो लगा हुआ है ना? हाँ जी सर, आपका तो माइक यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, राइट। तो फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है सर? व्हाट इज मीन बाय द वर्ड फॉरेन एक्सचेंज? फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है वो सारी करेंसी अदर देन डोमेस्टिक करेंसी। मतलब देश में, दुनिया में जितनी भी करेंसीज हैं उन सभी को ले लो एक्सेप्ट अपना डोमेस्टिक करेंसी, उसको हम लोग फॉरेन एक्सचेंज बोलेंगे। जैसे तुम इंडिया में रह रहे हो, इंडिया में रह के रुपीस तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा? डोमेस्टिक करेंसी हो जाएगा, राइट? लेकिन जो डॉलर है, पाउंड है, यूरो है ना? सॉरी, डॉलर है, पाउंड है, जापानीज येन है, यूरो है, ये सब तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा? सर ये सब या तो हमारे लिए फॉरेन करेंसी होगा या फिर हमारे लिए फॉरेन एक्सचेंज होगा। मतलब फॉरेन एक्सचेंज रेट समझने से पहले हमने समझा कि भैया फॉरेन एक्सचेंज बोलते किसको है। तो वो सारी करेंसीज एक्सेप्ट डोमेस्टिक करेंसी, यानी तुम जिस देश में रह रहे हो उस देश की करेंसी को फिलहाल के लिए छोड़ दो, बाकी जो बची हुई करेंसीज है उनको हम लोग क्या बोलेंगे? फॉरेन एक्सचेंज। अब फॉरेन एक्सचेंज रेट किसको बोलते हैं सर? फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब होता है बाबू, जिस रेट पे डोमेस्टिक करेंसी को, रेट एट विच डोमेस्टिक करेंसी इज एक्सचेंज विद द फॉरेन करेंसी। मतलब जिस रेट पे हम लोग डोमेस्टिक करेंसी को फॉरेन करेंसी से एक्सचेंज करते हैं, आई रिपीट, जिस रेट पे डोमेस्टिक करेंसी को हम लोग फॉरेन करेंसी से क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं, उस रेट को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? उस रेट को हम लोग बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। जैसे कि $1 अगर 88 रुपीज़ का मिल रहा है तो ये हमारे लिए अपने आप में एक फॉरेन एक्सचेंज रेट है, राइट? फिर इसके बाद हमने क्या देखा सर? उसके बाद अभी हम लोग सीखने जा रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट का कैलकुलेशन कैसे होता है। तीन रास्ता है। पहला है फ्लेक्सिबल, दूसरा है फिक्स्ड और तीसरा है मैनेज फ्लोटिंग। आई रिपीट, पहला रास्ता क्या है फॉरेन एक्सचेंज रेट कैलकुलेट करने का? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। दूसरा रास्ता क्या है सर? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। और फाइनली तीसरा रास्ता क्या है सर? मैनेज्ड फ्लोटिंग। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है? मतलब रेट अगर 88 है या फिर 89 है या फिर 90 है या फिर 60 है या फिर 70 है या फिर 100 है, तो ये सारा का सारा रेट कौन डिसाइड करेगा कि आज ये है, कल ये है, परसों ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है? हु विल डिसाइड? तो सर ये डिसाइड होता है मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के कारण। मतलब यहाँ पर रेट को कौन डिसाइड करता है सर? मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। मतलब डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करता है। जैसे कि मैंने आपसे बोला कि ये पेन खरीद लो 100 रुपये में, आपने बोला नहीं सर ये पेन 100 के लायक नहीं है, हम आपसे ये पेन खरीदेंगे सर 50 के लायक। मैंने बोला ना तेरा ना मेरा, चल 75 में खरीद ले, तुमने बोला 75, ठीक है? तो मार्केट में एक फोर्स लगा किसका? बायर का, जो प्राइस को नीचे ले आया। फिर फोर्स लगा किसका? सेलर का, जो प्राइस को ऊपर ले आया। ठीक है जी। आप यहाँ पर ऐसे समझो, मैं यहाँ बना देता हूँ। बायर ने फोर्स लगाया प्राइस को नीचे लाने का, सेलर ने फोर्स लगाया प्राइस को ऊपर ले जाने का। मैंने कहा 100 में, मैंने कहा मैं 100 में बेचूंगा, ठीक? आपने कहा आप इसको कितने में बेचोगे? सर आप उल्टा बोल रहे हो, आप एक बार फिर से सोच लो क्या बोल रहे हो आप। देखो, मैं अपनी बात करता हूँ, मैं पेन बेच रहा था, राइट? तो सर सेलर हाईएस्ट प्राइस रखेगा, जैसे मैंने 100 रखा, आपने उसका प्राइस कितना रखा सर? 70, या आपने 50 बोला था। तो मैंने बोला चल ना तेरा ना मेरा, बीच बीच का प्राइस रख ले 75, यानी 75 में डील डन। तो आप अपने एंड से फोर्स लगा रहे हो एक, मैं अपने एंड से फोर्स लगा रहा हूँ एक, तो जिसका ज़्यादा फोर्स में वैल्यू रहा उस हिसाब से रेट डिसाइड हो जाएगा। यस। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट कौन डिसाइड करता है सर? गवर्नमेंट, नहीं तो आरबीआई। बुक में जो वर्ड है वही लिखना। मैं कंफ्यूज हूँ, बुक में गवर्नमेंट लिखा है आरबीआई। व्हेन वी विल स्टडी फ्रॉम द थ्योरी, मतलब वो अंडरलाइनिंग वगैरह प्रोसेस वगैरह हम लोग वहाँ देख लेंगे। नहीं तो अगर आप बुक से सेल्फ रीड करोगे ही, तो सर गवर्नमेंट होगा या आरबीआई होगा? कमेंट में बताओ क्या होगा। मैनेज्ड फ्लोटिंग क्या होगा सर? मैनेज्ड फ्लोटिंग में यहाँ होगा फ्लेक्सिबल या फिर फिक्स्ड। नहीं बाबू सोना,
मैनेज फ्लोटिंग में होता है फ्लेक्सिबल एंड फिक्स्ड दोनों का कॉम्बिनेशन। मैनेज फ्लोटिंग में क्या होता है बाबू? फ्लेक्सिबल एंड फिक्स्ड का कॉम्बिनेशन। ठीक है सर। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा? फॉरेन एक्सचेंज कितने पार्ट में चैप्टर डिवाइडेड है? पहला पार्ट हम लोग शुरू कर रहे हैं, जिसमें फॉरेन एक्सचेंज रेट समझने पहले हमने फॉरेन एक्सचेंज समझा, फिर हमने फॉरेन एक्सचेंज रेट को समझा, फिर उसके बाद हमने सर फॉरेन एक्सचेंज रेट के कैलकुलेशन को समझा, जिसको मैंने ऊपर में टाइप्स बोला था या फिर वेज बोला था। तो टाइप्स वर्ड गलत है, यहाँ पे क्या होगा? वेज होगा। ठीक है। तो आप समझते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट कैसे निकलता है। सर ये क्या लिख रखा है एम टी और ई टी? बेटा ये बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर का है। सर वीडियो अपलोडेड है? यस, पहले से ही अपलोडेड है। मैंने एक काम करता हूँ, इसको मैं छोटा कर देता हूँ, मैंने बहुत अच्छे से समझाया, तुम चाहो तो जाके देख लेना, तुम्हें ही बेनिफिट होगा, राइट। मैं इसे थोड़ा सा इधर धकेल देता हूँ। अरे इसको अभी काम नहीं ना मेरा। शिट, ये तो गलत आ गया। अंडू करना पड़ेगा, ठीक है जी। वो सिलेक्शन नहीं हुआ। सर आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। बेटा आप ही के लिए कर रहा हूँ, अपने लिए तो नहीं कर रहा हूँ, राइट। हम्म चलो, जगह बन गई हमारे लिए। आओ अब आगे बढ़ते हैं। सर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम कैसे निकलता है? देखो मैं आपको फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम सिखाता हूँ, बस ध्यान से देखना इस डायग्राम को। मान लो, मैं दो केस सामने लेके चलूंगा। मान लो मान लो कि $1 यानी $1 रेट, यानी यहाँ $1 का रेट है। ये किस चीज़ का रेट है बाबू सोना? $1 का रेट है। जब $1 ₹80 का था, ₹70 का था और ₹60 का था, या है जो भी। तो यहाँ पर तीन अलग तरीके से, जब डॉलर लेट्स से 100 है, ये 150 है और ये 200 है। जब $1 ₹80 का मिल रहा था तो हम लोग डिमांड कम कर रहे थे। आपने बचपन में लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा होगा 11th में, कि जब किसी चीज़ का प्राइस बढ़ता है तो उसका डिमांड घट जाता है, राइट। तो वही वाला कॉन्सेप्ट है। प्राइस $80 यानी $1 के खरीदने के लिए आपको $80 देने पड़ेंगे। तो आप डिमांड कर रहे हो ना, तो आप महंगा में क्यों लोगे? आप सिर्फ 100 लोग खरीद रहे हैं, ठीक है, $1। फिर जब $70 रेट हुआ तो सर 150 लोग खरीदने लगे $1, राइट। फिर जब $60 रेट हुआ, कितना रुपया रेट हुआ? जब $60 रेट हुआ $1 का, तो सर 200 लोग खरीदने लगे। कितने लोग खरीदने लगे? 200। बचपन में तुमने ऐसे करके एक डिमांड कर्व बनाया होगा, ये डिमांड कर्व बन गया डी डी। ठीक है सर। लेकिन अब तुम मान लो डिमांड नहीं कर रहे हो, तुम सप्लाई कर रहे हो, तो अपने आप को बिजनेसमैन समझो। कोई चीज जितना महंगा रहेगा तुम उतना ज़्यादा ना सप्लाई करोगे। जैसे ये पेन, अगर ये पेन आज मार्केट में $100 का बिक रहा है, तो तुम जितना पीस बेचते हो उतना बेचना। लेकिन तुम्हें पता लग गया इन फ्यूचर ये पेन मार्केट में $120 का बिकेगा, तो तुम्हारे पास ज़्यादा बच गया ना बाबू। तुम्हारे पास ज़्यादा प्राइस आया, ज़्यादा मार्केट में प्राइस देने के लिए लोग तैयार है, तो तुम सप्लाई भी ज़्यादा करोगे, तो वो वाला सीन है। सेम एग्जाम्पल लूंगा, चेंज नहीं करूंगा। $1 लेट से 60 में मिल रहा है, 70 में मिल रहा है और 80 में मिल रहा है। इधर हो जाएंगे 100, 150 और इधर हो जाएंगे सर 200। जब $60 का $1 मिल रहा है तो 100 लोग खरीदने बेचने के लिए तैयार है। $70 का $1 मिल रहा है, खरीदने बेचने नहीं, बेसिकली बेचने के लिए, तो 150 लोग बेचने के लिए तैयार हैं। और जब $80 का मिल रहा है तो सर 200 लोग बेचने के लिए तैयार है, राइट। तो यहाँ से एक हमारा सप्लाई कर्व बन जाएगा, जिसको हम एस एस बोलेंगे। आपने बचपन में लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ा होगा, जिसमें हमें ये बताया जाता है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे सप्लाई बढ़ेगा। आई रिपीट, जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा डिमांड घटेगा। जैसे जैसे, जैसे है ना, देखो यहाँ पर $60, $70, $80। $80 पे सिर्फ 100 लोग खरीद रहे हैं, 70 पे 150 लोग, $60 पे 200 लोग। वैसे इधर भी है, बेचने वाले $60 में 100 पीस बेच रहे हैं, 100 लोग बेच रहे हैं, $70 में 150 लोग बेच रहे हैं, $80 में 200 लोग बेच रहे हैं। तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा डिमांड घटेगा, जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा सप्लाई बढ़ेगा। अब बस इसी चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इस डायग्राम को हम लोग इस वे में बनाएंगे। अब उधर मत देखना, राइट। याद करो, याद करना, बहुत ध्यान से समझना। ये था हमारा डिमांड कर्व, ये था हमारा सप्लाई कर्व, राइट। ये हमारा सप्लाई कर्व है सर, ये हमारा डिमांड कर्व है। जहाँ पर डिमांड और सप्लाई मीट कर गया, वो हमारा पॉइंट कौन सा बनता है? इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे क्या था सर? इक्विलिब्रियम पॉइंट पे 70 का रेट था, राइट। और 150 लोग खरीदा बेची कर रहे थे ना। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। $70 के रेट में खरीदने वाले लोग 150 थे, वैसे ही $70 के रेट में बेचने वाले लोग 150 थे। दोनों तो बराबर हो गया ना। हाँ जी सर। जैसे अगर मैं आपको यहाँ और बना के दिखाऊं, लेट से ये 80 का रेट है, लेट से ये 60 का रेट है, तो 80 के रेट पे कितने लोग खरीदने? रुक जाओ, मुझे पेन ही लगाना पड़ेगा, रेड पेन से कर देता हूँ। देखो,
लेट से यहाँ पर 80 का रेट भी आ गया, 60 का रेट भी आ गया, मैं वही डायग्राम आपको दिखा रहा हूँ। तो 60 पे लेट से 100 लोग खरीदने के लिए तैयार हैं, और 80 पे लेट से, सॉरी, 60 पे 100 लोग बेचने के लिए तैयार हैं, और 80 पे लेट से 100 लोग खरीदने के लिए तैयार हैं, राइट। सर खाली पहला वाला ही कर देते, बेचने वाला ही, खरीदने वाला ही पहले समझा देते, या बेचने वाला। चलो ठीक है, पहले बेचने वाला समझाते हैं। 60 रुपए में 100 लोग बेचने के लिए तैयार है, 70 रुपए में 150 लोग बेचने के लिए तैयार है, और 80 रुपए में कितने लोग बेचने के लिए तैयार है सर? 200 लोग बेचने के लिए तैयार है। ठीक। अब और कोई कलर का पेन ले लूँ, येलो कलर देखता हूँ काम करे तो। 80 रुपए में खरीदने के लिए खाली सर 100 लोग तैयार हैं, और फिर सर 60 रुपए में खरीदने के लिए सर 200 लोग तैयार हैं। अगर मैं ये रेड और येलो वाली लाइंस को हटाऊं, तो और हाँ, एक चीज़ और, 70 रुपए में खरीदने वाले लोग सर 150 हैं। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे, येलो वाली लाइन पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, 80 में 100 और 60 में 200। डिमांड सप्लाई मैच नहीं है, क्योंकि 60 में 100, 80 में 200। लेकिन 70 एक ऐसा रेट है जिसमें 150 लोग खरीदने के लिए भी तैयार है, 150 लोग बेचने के लिए भी तैयार है। तो इस रेट को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम रेट। क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम रेट, इक्विलिब्रियम रेट। और यही रेट हमारा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के हिसाब से निकाला गया। जब रेट 80 था, लोग बेचने वाले बोले 200 पीस है बेचने के लिए, खरीदने वाले बोले 100 है, तो इक्विलिब्रियम कहाँ मिला? नहीं मिला। सर इक्विलिब्रियम होता क्या है? अगर ये सवाल पूछ रहे हो तो बता देता हूँ, वैसे पता होना चाहिए था। इक्विलिब्रियम का मतलब जहाँ पर भी, फिर से लिख देता हूँ, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जहाँ भी डिमांड और सप्लाई सेम है, इक्वल है। तो देखो, डिमांड सप्लाई 150 पे इक्वल है, जब रेट कितना था? 70। तो हमारा इक्विलिब्रियम का रेट क्या हो गया सर? 70 हो गया, राइट। तो मैंने आपके लिए ही तो डायग्राम बनाया हुआ था। हाँ जी सर, कुछ ज़्यादा पीछे चल जाऊंगा शायद सर, नहीं बच गया। तो यहाँ पर ये डायग्राम ऐसे निकला इन दोनों के मदद से। अब आपको एग्जाम में बोलेगा ना कि इम्पैक्ट बताओ। देखो, माफ़ करना, ये गलत चीज़ हो गया मेरे हिसाब से, आई गेस सो। डिलीट करना पड़ेगा मुझे, अंडू करना पड़ेगा बेसिकली, ये पेन था। हाँ जी। अब एग्जाम में आपसे बोलेगा, इम्पैक्ट बताओ। किस चीज़ का इम्पैक्ट सर? दो बात का इम्पैक्ट बताएगा। पहला बोलेगा डिमांड बदल गया, दूसरा बोलेगा सप्लाई चेंज हो गया। चेंज होना मतलब बदलना। तो या तो डिमांड बढ़ जाएगा, या तो सप्लाई बढ़ जाएगा। सॉरी, मैं सप्लाई कैसे लिख रहा हूँ सर? या तो डिमांड बढ़ जाएगा, या तो डिमांड घट जाएगा। चेंज इन सप्लाई में भी दो बातें, या तो सप्लाई बढ़ जाएगा, या तो सप्लाई घट जाएगा। आइए एक एक चीज़ को समझते हैं। नंबरिंग दे देता हूँ आप लोगों के लिए। ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, ये नंबर 4 है। समझना ध्यान से, समझना ध्यान से। इसी डायग्राम में आगे ले चलूँ? नहीं सर, ऐसे ही ले चलो, ठीक है, चलो लो यहाँ समझो। लेट्स से नंबर 1, मान लो आपसे नंबर 1 सिचुएशन क्या कह रहा है कि डिमांड बढ़ गया। पहले तो इक्विलिब्रियम रेट पे आओ। सर इक्विलिब्रियम रेट हमारा ये था, इक्विलिब्रियम रेट 70 और 150 का था। मैं नहीं समझाऊंगा कैसे, मैंने काफ़ी बार समझा दिया, राइट। सप्लाई कर्व ये था हमारा इक्विलिब्रियम रेट। अब कह रहा है डिमांड बढ़ गया। ठीक है, डिमांड बढ़ गया। तो जब भी इकोनॉमिक्स में बढ़ता है कोई चीज़ तो राइट वर्ड आते हैं। कोई भी डेटा बढ़ता है तो देखो, डिमांड राइट वर्ड आ गया। तो डिमांड को बढ़ाओ, ध्यान से बढ़ा देते हैं। देखो, लेट से डिमांड हो गया 200। तो कोई आपसे पूछे क्या इम्पैक्ट होगा, यही तो क्वेश्चन है। मतलब क्वेश्चन ने इतना कह दिया। क्वेश्चन बोला, सर क्वेश्चन कहाँ बोला था इक्विलिब्रियम पे, तो बढ़ेगा कैसे भाई अगर कोई चीज़ इक्विलिब्रियम पे नहीं है तो? सेल्फ अजम्पशन है कि इक्विलिब्रियम पे हमारा रेट था 70 रुपए में, 150 लोग खरीदने के लिए और बेचने के लिए तैयार थे। बट ड्यू टू सर्टेन रीजन 200 का डिमांड हो गया, 200 लोग खरीदने आ गए। कोई बात नहीं, तो हमेशा इक्विलिब्रियम पे रखना होगा मार्केट। 200 लोग खरीदने आए हैं तो पक्की बात है बेचने के लिए भी 200 लोग आएंगे। तो सर ये हमारा ई डैश इक्विलिब्रियम नया मिल गया। तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा? रेट हमारा बढ़ जाएगा, यानी 70 के बदले लेट से 80 हो गया। तो कोई आपसे पूछे व्हाट इज द इम्पैक्ट इफ द डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीजेस, तुम जवाब देना रेट बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग सेकंड वाला समझते हैं। इजी इजी चल रहा है, कुछ हार्ड तो चल नहीं रहा है। ये था हमारा फर्स्ट वाला, मैं इसे डब्बे में डाल दूं। ये था हमारा फर्स्ट वाला। मैं सेकंड वाले की बात कर रहा हूँ। सेकंड वाले पॉइंट में हमारा क्या था सर? डिमांड घट गया, घटा दो डिमांड को। ठीक है जी, डिमांड को अब हम लोग क्या करते हैं सर? घटा देते हैं। डिमांड को घटाएंगे तो कैसे घटाएंगे समझना, कॉमन सेंस। पहले हम लोग इक्विलिब्रियम पे खड़े हैं। ठीक है, मान लो 70 रुपए में 150 लोग खरीदने के लिए और बेचने के लिए तैयार है, ये हमारा इक्विलिब्रियम रेट हो गया। इधर डिमांड है, इधर सप्लाई है। ठीक है, सर डिमांड घट गया, आप अलग पेन नहीं यूज़ कर सकते हो, मैं आपको समझाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ। तो लेफ्ट वर्ड हो जाएगा डेटा कन्वर्ट। कोई चीज़ घट रहा है तो लेफ्ट वर्ड ही तो आएगा।
यस सर, कोई चीज़ घट रहा है तो लेफ्टवर्ड आएगा, राइट। हाँ जी सर। तो अगर हमारा डिमांड बाबू सोना घट गया, तो अब तुम बताओ नया इक्विलिब्रियम कहाँ मिलेगा। सर नया इक्विलिब्रियम वहाँ मिलेगा जहाँ पर भी डिमांड और सप्लाई इक्वल हो जाए। जैसे एक यहाँ है और ये देखिए नया डिमांड कर्व है। अगर मैं इसको डी डैश और डी डैश लिख दूँ कुछ गलत नहीं होगा। यहाँ भी लिख सकता था डी डैश और डी डैश है। तो मैं फिर से कह देता हूँ, मैंने क्या करा, इक्विलिब्रियम पे लाया पहले मार्केट को, जो भी 70 रुपये पे 150 खरीदा बेची था हमारे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग। फिर क्वेश्चन की बात मानी मैंने, क्वेश्चन ने बोला कि डिमांड घट गया, मैंने लेफ्ट वर्ड आ गया, है ना, इस साइड में लेफ्ट वर्ड आ गया, राइट। हम्म। अब सिंस डिमांड घटा है तो जितने लोग बेचने के खरीदने के लिए तैयार है उतने लोग बेचने के लिए भी होंगे, तभी तो कोई रेट निकल के आएगा। तो नया इक्विलिब्रियम जहां पर भी सप्लाई और नया वाला डिमांड मैच होगा वो इस जगह पे, तो हमें नया इक्विलिब्रियम मिलेगा सर इस जगह पे। लेट से हमारा नया इक्विलिब्रियम मिल गया ई डैश। तो अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है क्या इम्पैक्ट होगा अगर आपका डिमांड घट गया तो। सर अगर मेरा डिमांड घट गया ना, लेट से यहाँ डिमांड मेरा घट गया, रुक जाओ मैं पीछे कर देता हूँ इसको, मुझे इरेज ही करना पड़ेगा, वेट, गिव मी अ मिनट। मैंने ये पहले ड्रॉ कर दिया आप लोगों के लिए, राइट। अगर सर मेरा डिमांड गिर गया, अगर सर मेरा डिमांड गिर गया, लेट से मेरा डिमांड हो गया 110 कुछ भी, तो सर मेरा रेट भी गिर जाएगा। बस यही क्वेश्चन आपसे पूछता है, यानी रेट के बारे में पता लगाता है, तो रेट भी गिर गया लेट से 68। सर आपको कैसे पता चला, अरे बाबू सोना 1 2 3 4 तो लिखने आता ही होगा। अगर यहाँ 70 है तो इसके ऊपर 71 72 होगा, इसके नीचे कुछ भी होगा, राइट। अब तीसरा वाला आप लोग चाहो तो खुद से बनाओ और मेरे को ना डालो कमेंट सेक्शन में लिख के कि तीसरा वाला क्या होगा। सर पहले ये बता देते कि तीसरा वाला क्वेश्चन क्या था। श्योर, आपका सवाल अच्छा है, पहले मैं तीसरा वाला आपको क्वेश्चन बता देता हूँ क्या था। देखो बेटा, तीसरा वाला क्वेश्चन ये था, मतलब तीसरा वाला इम्पैक्ट आपसे ये पूछेगा कि बताओ क्या होगा अगर सप्लाई बढ़ गया तो। इस वीडियो को यहाँ पॉज करो और फिर मैच करो, मैं तो चाहूँगा चौथा भी खुद से बना लो कहीं रफ में। ये हमारा इक्विलिब्रियम रेट मिल गया, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी मिल गया, राइट। ये हो गया सप्लाई, ये हमारा हो गया डिमांड, राइट। तो सर 70 पे 150 लोग खरीदने और बेचने के लिए दोनों का दोनों तैयार है, ठीक है सर। हाँ। अब क्वेश्चन कह रहा है सप्लाई बढ़ गया, बढ़ा देंगे सप्लाई को, कौन सी बड़ी बात है, बढ़ाओ सप्लाई को। सर राइटवर्ड जाना है, हमेशा राइटवर्ड, सप्लाई कर भी है तो इसके राइटवर्ड आ जाएंगे हम लोग, क्योंकि इकोनॉमिक्स में कुछ भी बढ़ता है तो राइटवर्ड, घटता है तो लेफ्टवर्ड। तो सप्लाई कर बढ़ा देंगे क्योंकि ये हमारा सप्लाई कर्व है, राइट। एस डैश एस डैश। सिंस सप्लाई बढ़ा है मतलब डिमांड को भी बढ़ना होगा, क्यों, क्योंकि रेट को आना है इक्विलिब्रियम पे। तो सर यहाँ पर हमें हमारा रेट मिल जाएगा ये वाला, सॉरी इक्विलिब्रियम मिल जाएगा ये वाला ई डैश। तो सर बताइए सप्लाई बढ़ गया क्या, देखो ध्यान से, हाँ सर ये 150 के बदले 160 हो गया लेटर सपोज। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है क्या होगा अगर आपका सप्लाई बढ़ गया तो। सर अगर हमारा सप्लाई बढ़ गया, मैंने अपने मन से रेट लिख दिया 68, आप कुछ भी लिख सकते हो। सर अगर हमारा सप्लाई बढ़ गया तो रेट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। थर्ड पॉइंट का यही आंसर था, राइट। फिर सर ठीक है, ये वाला पॉइंट भी हमारा कंप्लीट हो गया, यस। लास्ट फोर्थ, हमको उम्मीद है आप लोग सही बनाए होगे, बाकी नहीं बनाए होगे, कहीं गलती की होगे तो अभी मैच कर सकते हो। सर सप्लाई घट गया, सप्लाई घट गया तो ठीक है, फिर से डायग्राम बना लो। अब तो समझ गए होगे, अब तो फास्ट चल सकते हैं हम लोग। ठीक है सर, ये हो गया सप्लाई डिमांड, ठीक है। 70 के भाव पे सर 150 लोग खरीदा बेची कर रहे हैं। मान लो सप्लाई बढ़ गया, सॉरी सप्लाई घट गया, घटा देते हैं सप्लाई को, सप्लाई घट गया, सॉरी सर ये डिमांड है, सर हमने भी यही गलती करी थी, मैंने बोला तो था गलतियां इंसान से ही होती हैं। सी सप्लाई घट गया तो इधर से चलेंगे। सिंस सप्लाई घट गया तो डिमांड को भी घटना होगा, क्योंकि रेट तभी मिलेगा जब मार्केट इक्विलिब्रियम पे है, तो जहाँ डिमांड सप्लाई मीट होगा ये वाला। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक इक्विलिब्रियम लिखा ई डैश, ये हमारा पुराना इक्विलिब्रियम था ई। तो देखो हमारा सप्लाई घट गया, यस, तो डिमांड को भी घटना था और हमारा रेट क्या हो गया, बढ़ गया, लेटेस्ट से 73। कहानी खत्म हो गया। बस ऐसे ही तो चलता है चैप्टर, इसमें है ही क्या। तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट से आपके पास जितने भी तरीके से क्वेश्चन आ सकता था मैंने वो सारा आपके सामने लिख दिया, राइट। सर यहाँ आपने लिखा नहीं, लो ना लिख देता हूँ, सप्लाई घट गया तो रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। चलो देखो, ठीक है सर, सर दिखाइए मत सर। सर एक क्विक रिवीजन दे देते, एकदम क्विक एकदम फास्ट। चलो ठीक है, तुम्हारे कहने पे क्विक रिवीजन दे देता हूँ, एकदम फास्ट जाऊंगा लेकिन। डिमांड का नीचे की ओर जाता है क्योंकि प्राइस बढ़ने पर डिमांड गिरता है, सप्लाई का ऊपर की ओर जाता है, तो एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पे दोनों मिलेगा, हमें इक्विलिब्रियम मिल गया। फिर क्वेश्चन पूछेगा आपसे एग्जाम में कि इम्पैक्ट बताओ क्या होगा। सर हम लोग डायग्राम के साथ चलेंगे, रटेंगे नहीं, डायग्राम के साथ चलेंगे, कॉन्सेप्ट के साथ काम हो जाएगा। ये हमारा 70 का ये था, सप्लाई डिमांड बढ़ गया, राइट वर्ड शिफ्ट किए, ये हो गया तो रेट भी बढ़ गया, तो डिमांड बढ़ेगा तो रेट भी बढ़ेगा।
फिर उसके बाद सर डिमांड घट गया तो ठीक है, पहले इक्विलिब्रियम पे जहाँ थे वहाँ बना लिए। फिर सर डिमांड घट गया तो लेफ्टवर्ड, डिमांड घट गया तो रेट भी हमारा घट गया, तो डिमांड घट गया तो रेट भी घट गया। फिर सर सप्लाई, पहले हम लोग इक्विलिब्रियम जितना बना सकते थे उतना बना लिए, सप्लाई बढ़ गया तो सर रेट घट जाएगा। फिर उसके बाद सर चौथा केस, इक्विलिब्रियम जहाँ पर था वहाँ बना लिए, सप्लाई घट गया तो लेफ्टवर्ड आएंगे, जहाँ इक्विलिब्रियम मिलेगा वहाँ यानी रेट बढ़ जाएगा। सब बहुत फास्ट गए हैं। जितना तुमने स्कूल में नहीं या क्लास में कहीं नहीं सीखा होगा अपने, उतना मैंने तुमको रिवीजन में सिखाया है। झूठ नहीं बोलना, अगर चाहो तो सच्चाई के साथ ईमानदारी के साथ यहाँ पर लिख देना कमेंट सेक्शन में कि हाँ हमें ज़्यादा समझ में आया। खैर चलो देखो इधर। तो सर एक्सचेंज रेट क्या होता है मैंने आपको पढ़ा दिया, आपका सेल्फ स्टडी है। सिस्टम में बेसिकली फ्लेक्सिबल है, फिक्स्ड है, और मैनेज फ्लोटिंग दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। सर नीचे क्या देखते हो, ये वाला बेटा, ये माइक का हिस्सा है इसलिए मैं इसको ध्यान में रखता हूँ। ठीक है। फिर उसके बाद सर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, जो मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के कारण होता है। अब आ जाओ इक्विलिब्रियम तब होगा जब सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज और डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज क्या होगा, इक्वल होगा। देखो यहाँ पे इक्वल का साइन है। सर नहीं दिख रहा, देखो अब दिखेगा, यहाँ पे इक्वल का साइन है। ठीक है जी, यस ठीक है। हम लोग डिमांड क्यों करते हैं, बाद में बात करेंगे इस पे। हम लोग सप्लाई क्यों करते हैं, बाद में बात करेंगे इस पे। यहाँ तक समझ में आ गया, यस। मैं सोच रहा था इस वीडियो को दो पार्ट में रखने का, बट दो में नहीं रखूंगा। आप लोग यहाँ पे पॉज ले लो, यहाँ तक एक बार अपने कॉपी किताब जहाँ से पढ़ना है आप लोग पढ़ लो, आप लोग के लिए बेनिफिशियल रहेगा। मैं तो अभी आगे कंटिन्यू करूँगा बाबू, ठीक है। मेरे को आगे इसको ख़त्म करना ही आज, राइट। तो मैं इसको छोटा कर लेता हूँ फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए। बाकी आपको जैसा करना है आप करो, वीडियो पॉज करो, वीडियो छोड़ के जाना है वीडियो छोड़ के जाओ, मुझे क्या भाई, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। क्योंकि मेरे हिसाब से जितना आप इस रिवीजन वीडियो से सीखोगे, शायद सच्चाई से के साथ बात कर रहा हूँ, आपने उतना कहीं नहीं सीखा होगा, है ना। तो मैं बढ़ाई नहीं करना चाहता हूँ, जो है जितना है अपनी जगह पे ठीक है भैया, सब अपनी जगह पे सही हो, क्यों किसी की बुराई करो। चल जा भाई फॉरेन एक्सचेंज चैप्टर पे चल जा। ठीक है, ये चल गया फॉरेन एक्सचेंज चैप्टर पे। हमने फ्लेक्सिबल निपटा दिया, उम्मीद है आप लोग पॉज कर चुके होगे, एनर्जाइज हो गए होगे। अब हम लोग क्या शुरू कर रहे हैं सर, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से सुनना। सर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम का मतलब होता है बाबू, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम का मतलब होता है कि यहाँ पर ना रेट फिक्स रहेगा। जैसे मैंने आपको बताया था गवर्नमेंट फिक्स करता है। क्यों करता है अभी सुन लो, अभी नहीं, चलो पहले मैं आपको बता देता हूँ। सी फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम हमसे क्या बोलता था सर, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम बोलता था मार्केट फोर्सेस में लड़ाई झगड़े होंगे, एक इक्विलिब्रियम वाला रेट निकल के आएगा। मैं इसको थोड़ा अच्छा से बना लूँ। क्या बोलता था फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, कि मार्केट में लड़ाई झगड़े होंगे और हमारे पास एक इक्विलिब्रियम वाला क्या निकल के आएगा सर, रेट निकल के आएगा। लड़ाई झगड़े इन द सेंस सर, लड़ाई झगड़े इन द सेंस कहने का मतलब कि बायर अपने बोली लगाएगा, सेलर अपने बोली लगाएगा। तो हमारे पास एक एक्सचेंज रेट निकल के आएगा जो हमने निकाला था खुद ने। 70 पे 150 लोग खरीद रहे हैं और 150 लोग बेच रहे हैं, ठीक है। डिमांड डिमांड, सप्लाई सप्लाई, राइट। और ये इक्विलिब्रियम रेट। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम बोलता है कि हमको रेट को इक्विलिब्रियम पे पहुंचने ही नहीं देना है। क्या बोलता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट बोलता है हमको रेट को इक्विलिब्रियम पे पहुंचने ही नहीं देना है। यानी कि गवर्नमेंट जानबूझ के रेट को या तो थोड़ा ऊपर फिक्स रखेगा, या फिर गवर्नमेंट जानबूझ के रेट को थोड़ा सा नीचे फिक्स रखेगा। आई रिपीट, गवर्नमेंट जानबूझ के रेट को क्या करेगा, थोड़ा ऊपर। लेट से गवर्नमेंट ने रेट को कर दिया 80, और लेट से गवर्नमेंट ने रेट, चलो मैं थोड़ा सा और अच्छा डेटा ले लेता हूँ। लेट से गवर्नमेंट ने रेट को कर दिया इधर 75 और इधर कर दिया 65। मतलब गवर्नमेंट का कहना है, यहाँ पर गवर्नमेंट का कहना है, मैं रेड लाइन से ड्रॉ कर देता हूँ। गवर्नमेंट का कहना है कि रेट इस लेवल में नहीं आएगा, रेट इस लेवल में, मतलब जो रेट से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। सर गंदा लग रहा है रेड वाला, हटा दो। चलो लो मैंने हटा ही दिया। कैसे फिर ड्रॉ करूँ बताओ आप ही। ठीक है, इसको ग्रीन ही रहने देते हैं। इसको मैं थोड़ा सा कलरफुल कलर से ये कर देता हूँ कि हाँ चलो ठीक है। यहाँ पर सरकार रेट नहीं आने देना चाहता है, सरकार यहाँ पर रेट नहीं आने देना चाहता है, नहीं आने देना चाहता है, नहीं आने देना चाहता। यानी सरकार का एक ही मोटिव है कि रेट इक्विलिब्रियम पे नहीं रहेगा। सर फ्लेक्सिबल में क्या था, फ्लेक्सिबल में था कि रेट को ऑटोमेटिकली इक्विलिब्रियम पे आना है, वो मार्केट डिसाइड करता था। लेकिन यहाँ सरकार कह रहे हैं हम रेट को इक्विलिब्रियम पे आने ही नहीं देंगे। तो सर, सरकार 71 और 69 तय कर ले 71 कर ले 69 कर ले, या 70.00001 कर ले 69.9999 कर ले। बट अगर इतना ही डिफरेंस रखना है तो आने दो इक्विलिब्रियम पे। सर तो सरकार
ज़्यादा और कम क्यों रखता है? ध्यान से सुनना मेरी बातों में, मेरी बातों को। सरकार रेट को ज़्यादा क्यों रखता है, पहले मैं उस पे बात करता हूँ, ध्यान से सुनना। सरकार रेट को हाई क्यों फिक्स करता है? सरकार रेट को हाई क्यों फिक्स करता है? ज़्यादा क्यों फिक्स करता है? वाई? भाई देखो, मान लो ये हमारा इंडियन मार्केट है, यहाँ पर डोमेस्टिक कंपनी बहुत कम है, ठीक है, लेकिन ना यहाँ पर फॉरेन कंपनी बहुत भर गया। जैसे आप खुद देख लो, आप जो मेरी वीडियो देख रहे हो, किसी के पास वीवो का फ़ोन होगा, किसी के पास एप्पल का होगा, किसी के पास ओप्पो का होगा, किसी के पास रेडमी, किसी के पास रियलमी, पता नहीं कौन कौन सा फ़ोन होगा आप लोगों के पास। किसी के पास भी मैक्रोमैक्स माइक्रोमैक्स हो गया, या फिर लावा हो गया, ये सब फ़ोन है नहीं है। यानी कि सर, और ऐसा सिर्फ फ़ोन्स में नहीं, जगह जगह पे सरकार नोटिस कर रहा है कि हमारा जो खुद का देश का कंपनी है, जैसे टाटा, रिलायंस, आईटीसी, ये लोग का डिमांड लोग कर ही नहीं रहे, बाहर के कंपनी का डिमांड कर रहे हैं, यानी हमारा इंडियन मार्केट बाहर से फ्लरिश है। तो सरकार जानबूझ के, सरकार यहाँ पर रेट ना लो कर लो, 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 यहाँ पर रेट लो क्यों फिक्स होता है? सर लो क्यों करवा रहे हो सर, हाई करो ना प्लीज। नहीं बाबू सोना, लो रखो ना प्लीज, तुम लोग लड़ो मत यार मेरे से, मैं पढ़ा रहा हूँ ना। सरकार रेट क्यों लो फिक्स करता है सर जानबूझ के? क्योंकि सरकार देख रहा है कि इंडियन मार्केट में फॉरेन कंपनी बहुत ज़्यादा आया हुआ है। एलॉन मस्क हो गया, जेफ बेजोस हो गया, मतलब टेस्ला, अमेजोन, एप्पल, लतर पतर ततर ततर दुनिया भर का कंपनी आया हुआ है। तो इससे इंडियन मार्केट इफेक्ट हो रहा है। तो सोचो सोचो ना, बाहर वाले लोगों को $1 के बदले पहले 70 मिलता था, अब 70 रुपया मिलता था, अब $1 के बदले उनको खाली 65 रुपया मिलेगा। तो उनको इनडायरेक्टली ₹5 का लॉस हो गया ना। सर ₹5 से क्या होता है? लेट से कोई आदमी 100 करोड़ रुपया ला रहा है, 100 करोड़ डॉलर ला रहा है, डॉलर, उसको तो खड़े खड़े 500 करोड़ रुपया का नुकसान हो गया ना जी, क्योंकि 5 रुपया लेस जा रहा है। यस। तो अगर आप इस इंसान की जगह पे होते, क्या आप इतना ह्यूज इन्वेस्टमेंट अभी करते? नहीं। तो अगर आप ह्यूज इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे, तो जो बाहर की कंपनियां हैं वो धीरे धीरे क्या होती जाएंगी? खत्म होती जाएंगी। और हमारी जो इंडियन कंपनी है वो क्या होते जाएगा? सर हमारा इंडियन कंपनी का जो डिमांड वगैरह है वो क्या होते जाएगा? फिर से इंक्रीज होते जाएगा। इसलिए सरकार रेट को लो फिक्स करता है। सर दूसरा केस, सरकार रेट को हाई क्यों फिक्स करता है? हाई, अब तुम समझ गए होगे। सरकार रेट को हाई क्यों फिक्स करता है? क्योंकि सरकार देख रहा है यार, इंडियन कंपनी ही खाली पूरे देश में चल रहा है, और इंडियन कंपनी है 4 5 6 8 ठो। इन लोग आपस में कंपटीशन करेगा नहीं और कस्टमर लुटा जाएगा। जैसे अभी तुम जियो और एयरटेल को देख रहे हो, दो ही तो कंपनी है यार, जियो एयरटेल और वोडाफोन इंडिया, या जो भी वोडाफोन आइडिया। ये लोग आपस में कॉम्पीट कर ही नहीं रहा है। आखिरी में हम ही लोग तो लौटा रहे हैं, हम ही लोग तो कस्टमर, एज अ कस्टमर लॉस में आ रहे हैं। लॉस इन द सेंस मतलब भारी पैसा पे कर रहे हैं, भारी प्राइस पे कर रहे हैं। तो फॉरेन कंपनी क्या है, बहुत कम है, फॉरेन कंपनी क्या है, बहुत कम है। तो सोचो तुम खुद ही, अगर तुमको पहले $1 का 70 रुपये मिलता था, और अब $1 का तुमको क्या होने वाला है सर? अब $1 का तुमको 75 रुपये मिलने वाला है। तुम अब ज़्यादा पैसा लगाओगे ना, जो तुम्हारा प्लान पोस्टपोन हो तो तुम आज ही करोगे। यानी सर अब हमारा जो इंडियन मार्केट है वो फॉरेन कंपनी से आके भर जाएगा, फॉरेन कंपनी से आके भर जाएगा। तो रेट हाई होने का हमारा फ़ायदा हो गया, कंपटीशन में आएगा, इन लोग प्राइस कट करेगा तो कस्टमर का फ़ायदा हो जाएगा। सर नहीं समझ में आया? एक बार वीडियो रिवाइंड करके देख लो, उतना टाइम नहीं है, मैं यहाँ पढ़ाने नहीं आया हूँ, रिवाइज कराने आया हूँ। मैंने फ्लेक्सिबल ऐसे ही पढ़ा दिया। चलो, तो 75 रेट फिक्स हो गया, 65 रेट फिक्स हो गया, राइट? खत्म हो गया, मैंने रीज़न भी बता दिया। अब आ जाओ, एक छोटा सा टॉपिक है जिसमें आपको कन्फ्यूज़न होता होगा, उसको भी ख़त्म करते हैं। टॉपिक क्या है? डिप्रिसिएशन क्या होता है, एप्रिसिएशन क्या होता है, रीवैल्यूएशन क्या होता है, और डीवैल्यूएशन क्या होता है, राइट? ये 4 टॉपिक आपको मिलेंगे, रीवैल्यूएशन, डिवैल्यूएशन, डिप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन। सुनो, पहले इसको ऐसे समझो। एक आदमी को, लेट से एक आदमी को मारने के लिए 80 लोग लग रहे हैं। कितने लोग लग रहे हैं? 80 लोग। अब उसी एक आदमी को मारने के लिए 70 लोग लग रहे हैं, या फिर उसी एक आदमी को मारने के लिए 90 लोग लग रहे हैं, है ना? मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, बीच बीच का, ठीक है जी। एक आदमी को मारने के लिए पहले 90 लोग लग रहे थे, अब 80 लोग लग रहे हैं, फिर 70 लोग लगने लगे। तो एक आदमी को पहले 90 लोग मिलके मार देते थे, वही एक आदमी को अब 80 लोग मिलके मार रहे हैं। तो ये जो लोग हैं, ये स्ट्रांग हो गए तभी ना। अरे एक इंसान को, इंसान नहीं, चलो कुछ भी समझ लो, ये सिर्फ एग्जाम्पल है, इसका कोई हानिकारक कुछ वो नहीं है, डिस्क्लेमर दे देता हूँ। एक इंसान को मारने के लिए पहले 90 लोग लग रहे थे, 90 लोग मिलके मार देते थे। फिर उसी एक इंसान को 80 लोग मिलके मार देते हैं। अब उसी एक इंसान को मिलके 70 लोग मार देते, तो जो वो झुंड है,
वो ताकतवर हो रहा है ना। तो बस वही है कॉन्सेप्ट। लेट से हमारा इक्विलिब्रियम रेट 70 था। लेट से हमारा इक्विलिब्रियम रेट कितना था बाबू? सर लेट से हमारा इक्विलिब्रियम रेट 70 था। इक्विलिब्रियम रेट 70 था कहने का मतलब सर, अभी तुम्हें समझ आएगा मैं क्या कह रहा हूँ। सॉरी 80 था। लेट से हमारा इक्विलिब्रियम रेट 80 था, यानी $1 के बदले हमें कितने रुपए देने होते थे? 80 रुपए। अब उसी $1 के बदले 90 देने हैं या 70 देने हैं? सुनो ना, हम लोग हमेशा जब भी डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन लेंगे तो ऑन करेंसी का लेंगे, अपने करेंसी का। यानी याद रखो हमेशा रुपीस के बारे में सोचना है, डॉलर को छोड़ दो। क्योंकि तुम अगर देखोगे कोई आदमी स्ट्रांग हो रहा है तो सामने वाला वीक हो रहा है, ये भी कह सकते हैं। बट हम लोग ना अपने लिए सोचेंगे, हमेशा अपने रुपीस के बारे में सोचेंगे। पहले $1 के बदले 80 रुपए देना पड़ता था, यानी एक डॉलर इंसान को 80 रुपया मिल के मार देता था। अब उसी $1 के लिए आपको क्या करना पड़ रहा है? 90 रुपए देने पड़ रहे हैं। कितने रुपए देने पड़ रहे हैं? 90 रुपए। यानी ऑन करेंसी रुपया, हमारा रुपया क्या हो गया? कमजोर हो गया। सोचो ना, हमारे रुपए जैसे 80 लोग मिलके $1 वाले जैसे लोगों को साफ कर देते थे, मतलब हम लोग उसको काबू कर लेते थे, जीत लेते थे। लेकिन अब हम लोग 80 लोग सिर्फ लायक नहीं, अब हम लोग को 90 लोग होना पड़ेगा वही $1 के लिए। यानी सामने वाला तो वही है, हम लोग क्या हो गए? कमजोर हो गए। हम लोग क्या हो गए? कमजोर। बस इतना याद रखना जो मैं समझा रहा हूँ। अब मान लो उसी $1 को कूटने के लिए हम लोगों को सिर्फ 70 रुपए लगने हैं। यानी हम लोग क्या हो गए? स्ट्रांग। इस केस में हम लोग हो गए स्ट्रांग, इस केस में हम लोग हो गए वीक। है ना जी? कहाँ 80 से 90 लोग होने लगे, यानी 10 लोग कम, हम लोग 10 लोगों से कमजोर हो गए। कहाँ 80 से 70 लोग होने लगे, यानी हम लोग 10 लोगों से स्ट्रांग हो गए। ठीक है सर, तो वीक भी हो गया, स्ट्रांग भी हो गया। अब इसी को डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन में पढ़ाते हैं। डेप्रिसिएशन हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है हम लोग वीक हो रहे होंगे। एप्रिसिएशन हो रहा है, हम लोग स्ट्रांग हो रहे होंगे। राइट। रीवैल्यूएशन हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है हम लोग, सर रीवैल्यूएशन हो रहा है ना, ऑब्वियस सी बात है हम लोग ठीक है, एक बार ना हम इसको डीवैल्यूएशन और इसको रीवैल्यूएशन कर देते हैं ताकि वो सेम रहे। ये डीवैल्यूएशन, ये रीवैल्यूएशन, राइट। सर यहाँ पे डीवैल्यूएशन हो रहा है, डीवैल्यूएशन हो रहा है मतलब हम लोग वीक हो रहे हैं, और रीवैल्यूएशन हो रहा है मतलब हम लोग स्ट्रांग हो रहे हैं। समझना ध्यान से। वीक स्ट्रांग समझ गए होगे। डेप्रिसिएशन वर्ड यूज करें वीक होने के लिए या डीवैल्यूएशन वर्ड यूज करें? जब फ्लेक्सिबल एक्सचेंज के कारण हो रहा है, किसके कारण हो रहा है? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के कारण हो रहा है, यानी कि मार्केट फोर्सेस के कारण हो रहा है। किसके कारण हो रहा है? मार्केट फोर्सेस के कारण। हम लोग मार्केट फोर्सेस के कारण अगर वीक हो रहे हैं तो उसको हम लोग डेप्रिसिएशन बोलेंगे। और अगर हम लोग सरकार के कारण, फिक्स्ड एक्सचेंज के कारण यानी कि गवर्नमेंट के कारण अगर हम लोग वीक हो रहे हैं तो फिर उसको हम लोग क्या बोलेंगे सर? गवर्नमेंट के कारण अगर हम लोग वीक हो रहे हैं तो उसको हम लोग डीवैल्यूएशन बोलेंगे। गवर्नमेंट के कारण अगर हम लोग वीक हो रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? डीवैल्यूएशन। हाँ, सेम गोज़ हियर। सर सेम गोज़ हियर कहने का मतलब, अगर हम लोग फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के कारण स्ट्रांग हो रहे हैं, हम लोग फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के कारण क्या हो रहे हैं सर? स्ट्रांग हो रहे हैं। हम लोग फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के कारण क्या हो रहे हैं? सर स्ट्रांग हो रहे हैं। अगर हम लोग फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के कारण स्ट्रांग हो रहे हैं तो सर उसको हम लोग बोलेंगे एप्रिसिएशन, यानी हमारा एप्रिसिएशन हो गया। राइट। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम लोग फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के कारण स्ट्रांग हो रहे हैं, मतलब सरकार ने क्या कर दिया है वहाँ पर? रीवैल्यूएशन। यानी कि सरकार का यहाँ पे एक योगदान है, यानी हम लोग इसको रीवैल्यूएशन बोले। क्या बोलेंगे? रीवैल्यूएशन। सर आपने इसको उधर ठेल दिया, सॉरी। सॉरी सॉरी सॉरी, मेरे से मिस्टेक होगी, वेट अ मिनट। लाइक दिस, एंड कॉपी, एंड हेयर वी गो पेस्ट। राइट। ठीक है, समझ आ गया सर। एक बार फाइनल सुन लो, एक बार फाइनल सुन लो, फिर इसको रैप अप करते हैं, खत्म हो गया ये। सुनो, अगर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के कारण हम लोग वीक हो रहे हैं, मतलब वीक मतलब पहले $1 80 का था, अब $1 90 का हो रहा है, हम लोग वीक हो गए तो डेप्रिसिएशन है। और अगर सरकार के कारण हो गए 80 का 90 तो ये डिवैल्यूएशन है, फिक्स्ड एक्सचेंज वाला। अगर फ्लेक्सिबल के कारण 80 का चीज़ 70 में मिलने लगा तो हम लोग एप्रिसिएशन हो गए, स्ट्रांग हो गए। और यहाँ पर अगर 80 का चीज़ 70 में मिलने लगा तो यहाँ पर हमारा सरकार के कारण रिवैल्यूएशन हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तुम्हें एग्जाम टाइम पे मदद मिलेगा। ठीक है सर, थैंक यू। अब जब तुम फिक्स एक्सचेंज रेट पढ़ोगे ना, चैप्टर खत्म हो गया, मुश्किल से 10-15 मिनट और मुझे लगेगा, खत्म ही करते हैं इसको। लंबा चल गया बहुत, आई नो, बट खत्म करते हैं। अब जब तुम फिक्स एक्सचेंज रेट पढ़ोगे तो तुम्हें गोल्ड वाला करके कुछ मिलेगा, गोल्ड रिजर्व्स एंड ऑल, है ना? तो गोल्ड रिजर्व्स वाला ज़्यादा कुछ है नहीं बाबू। बस ये बात याद रखो कि जब पहले ना एक ब्रिटेन वुड्स वाला बात हुआ था, ब्रिटेन वुड्स मीटिंग हुआ था, ब्रिटेन वुड्स मीटिंग हुआ था, ठीक है? ध्यान से सुन लो।
ब्रिटेन वुड्स मीटिंग, BWM बोलेंगे हम इसको। BWM के पहले, यानी जब BWM नहीं हुआ था, मीटिंग नहीं हुआ था, गूगल कर लेना, शायद जुलाई 1944 में हुआ था, 1948 में हुआ था, खुद से गूगल कर लेना। तो सर जब BWM नहीं हुआ था, तो सारा गोल्ड रिजर्व यूएस के पास था, यानी इंग्लैंड के पास था। तो हमारा जितना भी करेंसी था, चाहे रुपीस, चाहे डॉलर, चाहे यूरो, चाहे पाउंड, चाहे दिस, चाहे दैट, जितना भी करेंसी था, सबको किससे पेग कर दिया गया था? पेग। पेग मतलब जोड़ देना। कड़ी देखे हो? कड़ी, सिक्कड़, सिक्कड़ जिसको बोलते हैं, ऐसे होता है ना सिक्कड़। तो सबको पेग कर दिया गया था सर, किसके साथ? गोल्ड रिजर्व्स के साथ। मतलब जिस देश के पास जितना सोने का रिजर्व रहेगा, गोल्ड का रिजर्व रहेगा, उस देश का करेंसी उतना स्ट्रांग। और इंग्लैंड ने, जब हमारे देश पे इतिहास में जब हमने पढ़ा था कि कब्जा उब्जा किया था, तो जहाँ तक मुझे पता है, इंग्लैंड ने सारे गोल्ड रिजर्व्स को अपने यहाँ ले लिया था। इसी के कारण आज इंग्लैंड का जो यूएस डॉलर है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। फिर बहुत समय बीता, देश कुछ आज़ाद हुए, तो 1948 में एक मीटिंग हुआ, 1948 में एक मीटिंग हुआ, जिसमें ब्रिटेन वुड्स मीटिंग हुआ। उसमें क्या बोला गया सर? उसमें ये बोला गया उस मीटिंग में कि गोल्ड तो सिंस तुम ले ही चुके हो, डॉलर यानी इंग्लैंड, तो तुम खुद को गोल्ड के साथ पेग करो और हम लोग तुम्हारे साथ पेग हो जाएंगे। मतलब गोल्ड जो है, मतलब डॉलर जो है, वो किसके साथ पेग हो गया सर? गोल्ड के साथ। डॉलर किसके साथ पेग हो गया? गोल्ड के साथ। पेग मतलब कड़ी से जोड़ना। और हम लोग मतलब बाकी सारा करेंसी, रुपी तुपी, किससे पेग हो गया सर? रुपी ले लो, येन ले लो, पाउंड ले लो, यूरो ले लो, हम लोग पेग हो गए सर डॉलर से। इसको ऐसे मैं समझाता हूँ क्लास में, आपके लिए समझा देता हूँ। लेट्स से ये रेलवे लाइन, रेलवे का इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक, जो होता है ना इंडियन रेलवेज का। और लेट्स से ये इंजन है सर, ये इंजन है, हम मान लो। लेट्स से इसके पीछे बोगी है, ठीक है। तो मैंने इस रेलवे का जो इलेक्ट्रिसिटी है, जिससे इंजन ऐसे कनेक्टेड रहता है, मैंने इस रेलवे की इलेक्ट्रिसिटी को गोल्ड बोल दिया, इस इंजन को मैंने डॉलर बोल दिया, और बाकी ये सारे जो हैं, या तो रुपी हैं, या तो येन है, या तो पाउंड है, या तो यूरो है, जो भी है। तो डॉलर को किससे पेग कर लिया गया? डॉलर को किससे ताकत मिलता है? गोल्ड से। और हम लोग खुद को किससे कंपेयर करेंगे? डॉलर से। हम लोग गोल्ड पे अब नहीं है। यही था सर फिक्स्ड में। मैनेज्ड फ्लोटिंग क्या होता है सर? स्वीट एंड सिंपल। मैनेज्ड फ्लोटिंग हमसे ये बोलता है, मैनेज्ड फ्लोटिंग हम लोगों से ये बोलता है कि ये ना कॉम्बिनेशन है, किसका किसका? फिक्स्ड का, और ये कॉम्बिनेशन है किसका किसका? फिक्स्ड का और फ्लेक्सिबल का। जैसे ये फ्लेक्सिबल है, राइट, ठीक है सर, ये फ्लेक्सिबल है, 70 पे 150 का खरीदा बेची। तो आरबीआई बोलता है, या गवर्नमेंट बोलता है, वर्ड पढ़ लेना कौन क्या बोलता है, कि जब तक आपका रेट इसके अंदर है, जब तक आपका रेट इसके अंदर है, तब तक फ्लेक्सिबल मार्केट चलेगा। जैसे ही रेट इस रेंज को पार करेगा, लेट से 80 और 60, यानी आरबीआई बोला, जब तक फॉरेन एक्सचेंज रेट को आप $1 80 और 60 के बीच में है, तब तक मार्केट फोर्सेस वर्क करेगा। लेकिन जैसे ही बाहर निकला, आरबीआई एक्शन में आएगा और इसको नीचे ले आएगा वापस इस रेंज में, या फिर नीचे निकला, आरबीआई एक्शन में आएगा। आरबीआई क्या करेगा सर? एक्शन में आएगा और इस रेंज को वापस ऊपर ले जाएगा। यानी कि आरबीआई का कहना है कि तुम इस रेंज के बीच में रखो मार्केट फोर्सेस के काम पे, जब तक काम हो रहा है, और अगर रेंज के बाहर निकला तो मैं खुद आऊंगा। तो हुआ ना, रेंज के अंदर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम हो गया, और ये जो रेंज फिक्स कर दिया आरबीआई ने, ये आपका फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम हो गया। दोनों का कॉम्बिनेशन है, बुक से पढ़ जाना। खत्म। पूरा फॉरेन एक्सचेंज खत्म हो गया, अब आपका कुछ काम का नहीं है। आइए मैं इसको आपको बुक से रीडिंग करा दूँ, ठीक है। फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम मैंने आपको पढ़ा दिया, मैनेज फ्लोटिंग मैंने आपको पढ़ा दिया, राइट। डिवैल्यूएशन रिवैल्यूएशन मैंने सब पढ़ा दिया। रिवैल्यूएशन डिवैल्यूएशन जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा। छोटा सा टॉपिक है, आ जाओ देख लो। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होता है? एक ऐसा मार्केट जहाँ पर नेशनल करेंसी डिफरेंट कंट्री के ट्रेड होते हैं, बदलते हैं। तो फंक्शन क्या है? ट्रांसफर, क्रेडिट और हेजिंग। ट्रांसफर फंक्शन मतलब आप रुपए से डॉलर कर सकते हो, या फिर डॉलर से रुपए कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो। क्रेडिट मतलब होता है, आपने 1/1/2026 को कोई ट्रांजैक्शन करा, जिसका पेमेंट आप 1/4/2026 को कर रहे हो। तो यहाँ पर आपको 3 से 4 महीने का क्या मिल गया सर? उधारी मिल गया। 3 से 4 महीने का जो आपको, 3 या 4 महीना जो भी है, देख लेना डेट, जो आपको क्रेडिट मिला वो आपका क्रेडिट फंक्शन है। हेजिंग फंक्शन क्या होता है सर? मान लो 1/1/2026 को रेट है $1 का ₹80, और 1/1/2000 1/4/2026 को रेट हो गया आइदर 70 या 90। 70 हो गया तो सेलर को नुकसान होगा, 90 हो गया तो बायर को नुकसान होगा। अब ये कैसे होगा? इतना नहीं समझ पा रहे हो तो वीडियो बंद करो, घरे चल जाओ। तो यहाँ पर क्या होता है, 1/1/2026 को ही एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं हेज करना, खुद को बचा लिया जाता है।
कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा जाता है कि 1/4/2026 को रेट कुछ भी हो, किसी का भी फायदा हो, हम लोग किस में ट्रांजेक्शन करेंगे, 80 रुपये में। तो फंक्शन तीन होता है, ट्रांसफर, क्रेडिट और हेजिंग। स्पॉट मार्केट नाम से पता चल रहा है, जिस दिन ट्रांजेक्शन हुआ उसी दिन पेमेंट होगा, जिस दिन ट्रांजेक्शन हुआ उसी दिन पेमेंट होगा। फॉरवर्ड मार्केट मतलब ट्रांजेक्शन आज हुआ, जैसे 1/1/2026 को ट्रांजेक्शन हुआ, पेमेंट भी 1/1/2026 को, तो स्पॉट मार्केट है। 1/1/2026 को ट्रांजेक्शन हुआ, 1/4/2026 को पेमेंट हुआ, तो ये फॉरवर्ड मार्केट है। खत्म हो गया। सर ये बता दीजिए क्यों हम लोग सप्लाई और डिमांड करेंगे। मैं इसको थोड़ा फास्ट रखूंगा, बहुत फास्ट रखूंगा। तुम लोग को लगेगा कि सर यहाँ फास्ट हो गए, बट लेट इट बी यार, बहुत लंबी वीडियो बन गई है शायद ये, सबसे लंबी वीडियो बन गई, मैंने तो चैप्टर ही पढ़ा दिया। हाँ, डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, काहे ला फॉरेन एक्सचेंज हम लोग डिमांड करते हैं। लेट से आपने बाहर से लोन लिया था, आपको चुकाना है, तो आप डॉलर का डिमांड करोगे। लेट अस सपोज डॉलर, आपको फेसबुक, मेटा, एप्पल में इंस्टॉल इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप डॉलर चाहोगे। आपने बाहर से कुछ इंपोर्ट करा तो डॉलर में पेमेंट करोगे, इसलिए आप डिमांड कर रहे हो। आपने डायरेक्टली कुछ खरीदा तो भी डॉलर चाहिए। आपको बाहर ग्रांट डोनेशन देना है, गांधी जी नहीं चलेंगे, डॉलर में ही देना पड़ेगा। आपको किसी को इनकम देना, आपका कंपनी का कोई एम्प्लॉय बाहर काम करता है तो डॉलर। स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग मतलब ट्रेडिंग वगैरह, फॉरेक्स ट्रेडिंग, तो डॉलर में ही होता है। सप्लाई क्यों होगा, क्योंकि आपने एक्सपोर्ट करा है। अगर आपने एक्सपोर्ट करा है तो सामने वाला आपको डॉलर देगा, हमारे यहाँ डॉलर आएगा। सामने से इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो हमारे यहाँ डॉलर आएगा। सर डायरेक्ट परचेज हो रहा है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, तो हमारे यहाँ डॉलर आएगा, क्योंकि बाहर वाले लोग हमारे यहाँ खरीद रहे हैं। लोन्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बाहर से लोन आ रहा है तो हमारे यहाँ डॉलर आएगा, क्योंकि उनके यहाँ थोड़े गांधी जी हैं, वो लोग तो डॉलर ही देंगे। ग्रांट डोनेशन आया बाहर से, वो भी डॉलर में ही आएगा। इनकम उनकम आया, जैसे आपको यूट्यूब का पेमेंट आ रहा है, वो भी डॉलर में आएगा। और नॉन रेसिडेंट से आपको कुछ रेमिटेंस आए, रेमिटेंस मतलब जेट से आप दुबई में रहते हो, अपनी मम्मी को कुछ खर्च भेजे, वो रेमिटेंस होता है, यानी एक तरफा कुछ भेजा भेजी। तो सर हमारे पास डॉलर आएगा तो अकाउंट में तो रुपया आता है। यस। बाहर वाले, याद रखना, बाहर वाले फॉरेन कंट्री वाले जो भी डॉलर भेजते हैं, वो डॉलर किसके कस्टोडियन में चल जाता है, आरबीआई के कस्टोडियन में। और आरबीआई चाहे आपका बैंक अकाउंट एसबीआई में हो, पीएनबी में हो, एचडीएफसी में हो, कहीं भी हो, ईटीसी, वो आपको क्या दे देता है बाबू सोना, रुपया दे देता है। तो इसी के साथ फॉरेन एक्सचेंज चैप्टर खत्म होता है। बाप रे बाप, खत्म नहीं हुआ भाई, रिवीजन नहीं, वही मैंने पढ़ाया है। तो इसी के साथ फॉरेन एक्सचेंज चैप्टर पूरा खत्म होता है। और मैं चाहूँगा कि आप अच्छे से इसका लुफ्त उठाएं, अच्छे से आप इसको यूज़ करें। ऑलमोस्ट हर चैप्टर हर सब्जेक्ट की वीडियो आ रही है, चाहे वो अकाउंट्स हो, इकोनॉमिक्स हो, बीएसटी हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। 11th 12th सी एस सी एम एम कॉम बी कॉम, हर चीज़ पे हर जगह पे साथ देंगे। और थैंक यू सो मच। समझ आया हो तो एक कमेंट छोड़ के जाना, बहुत मेहनत लगता है। थैंक यू।